नमस्कार दोस्तों। और भाई क्या हाल है? मस्त, एकदम बढ़िया। तो आ जाइए भाई, जुड़ जाइए हमारे साथ। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, परमाणु की साइज के बारे में देखेंगे भाई कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। ठीक है कि भाई परमाणुओं का आकार बाएं से दाएं जाने पर कैसे घटता है या बढ़ता है, इसके बारे में देखेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, ये देखेंगे विद्यार्थियों। कारण सहित समझेंगे इसको कि क्या रीजन होता है भाई, क्या कारण है कि परमाणु का ये साइज है, इधर जाते हैं तो बढ़ जाता है और ऐसे जाते हैं तो घट जाता है विद्यार्थियों। तो हेडिंग लगाइए गुणों में आवर्तता, और इसमें पहला हेडिंग लगाइए परमाणु का आकार या फिर परमाणु की त्रिज्या। तो हम परमाणु की साइज की बात करेंगे विद्यार्थी, परमाणु का आकार। तो हेडिंग लगाइएगा परमाणु का आकार, परमाणु आकार या फिर त्रिज्या। बात एक ही है, परमाणु का आकार कहो या फिर परमाणु की त्रिज्या, बात एक ही है विद्यार्थी। परमाणु का आकार या फिर परमाणु की त्रिज्या, बात तो एक ही है। साइज की बात कर रहे हैं हम, तो जितनी त्रिज्या होगी उतना ही साइज होगा। ठीक है, तो देखिएगा, आप जानते हैं परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक तो भाई न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं नाभिक, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये नाभिक है भाई। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भाई घूमते हैं वृत्ताकार पथों में। तो जो अंतिम कोश होगा, अंतिम कोश, और ये हमारा हो गया नाभिक। गहरा बना देता हूं, आपको ध्यान रह जाएगा भाई। तो ये गहरा गहरा है तो नाभिक है, हैं? और ये अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है क्या भाई? अंतिम कोश दिख तो रहा होगा। नाभिक से लेकर और जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य की दूरी त्रिज्या है। तो ये तो हो गया हमारा नाभिक, समझिएगा। नाभिक कहो या परमाणु केंद्रक, बात एक ही है। और ये हो गया हमारा बाहरी कोश, बाहरी कोश कहो या अंतिम कोश, बात एक ही। ठीक है, अब क्या डेफिनेशन बनेगी बताओ, है परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या। तो देखिएगा, सामान्यतः एक परमाणु के आकार की बात कर रहा हूं। तो सामान्यतः एक परमाणु में नाभिक से लेकर बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है या परमाणु का आकार। तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है, इसको मैं स्मॉल r से दर्शा रहा हूं। ये क्या है? परमाणु त्रिज्या है विद्यार्थी। क्या बोलेंगे इसको? परमाणु त्रिज्या। तो लिखिएगा, मैं बोल देता हूं, सामान्यतः एक परमाणु में, सामान्यतः एक परमाणु में नाभिक से लेकर बाहरी कोश, नाभिक से लेकर बाहरी कोश
बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या कहते हैं विद्यार्थी। लिख लीजिएगा, सामान्यतः एक परमाणु में नाभिक से लेकर भारी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। तो इसको मैं स्मॉल r से दर्शा रहा हूं विद्यार्थियों, परमाणु त्रिज्या। ये नाभिक है और जो भारी कोश है इसके मध्य की जो दूरी है ये स्मॉल r, वो क्या है? परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु का आकार। बात एक है ये विद्यार्थी, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि एक परमाणु का स्थायित्व नहीं होता, तो इसलिए हम परमाणु की त्रिज्या का परिकलन अणु से औसत परमाणु त्रिज्या के रूप में करेंगे विद्यार्थी। तो अगली लाइन लिखिए, समझ में तो आया होगा विद्यार्थी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप काफी समझदार हो विद्यार्थी। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपके लिए। तो लिखिएगा, एक पर सामान्यतः एक परमाणु का स्थायित्व नहीं होता। मैं बोल देता हूं, स्थायित्व नहीं होता। इस कारण परमाणु की त्रिज्या का परिकलन अणु से औसत परमाणु त्रिज्या के रूप में किया जाता है। तो देखिएगा, लिख ही देता हूं। तो सामान्यतः एक परमाणु का स्थायित्व नहीं होता, इसी कारण परमाणु त्रिज्या का परिकलन अणु से औसत परमाणु त्रिज्या के रूप में किया जाता है विद्यार्थी। तो हम अणु से औसत परमाणु त्रिज्या के रूप में करेंगे, क्योंकि एक परमाणु का स्थायित्व नहीं होता, ठीक है। एक परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, इसलिए परमाणु क्या करते हैं? अणु का निर्माण करेंगे, ठीक। तो ऐसा अणु लेंगे हम जिसमें समान परमाणु हो, ठीक है विद्यार्थी। समान परमाणु होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो H2 अणु लेंगे हम, ठीक है। तो समान होने चाहिए परमाणु, ठीक है। लिखा दूंगा मैं अगली लाइन, तो देखिएगा, समझिएगा। तो औसत परमाणु त्रिज्या के रूप में करेंगे भाई अणु से परमाणु त्रिज्या का परिकलन। तो देखिएगा, एक परमाणु लेता हूं मैं और इधर दूसरा परमाणु लेता हूं भाई। ये परमाणु का नाभिक है, आप जानते हैं। मैंने दो परमाणु लिए, इसके बीच की दूरी ये त्रिज्या ही तो होगी विद्यार्थी। नाभिक से लेकर और बाहरी कोश के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। तो इसको मैं स्मॉल r a से दर्शाऊंगा
और इसको स्मॉल आर बी सी। ठीक है विद्यार्थी, तो अब हम औसत परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। औसत परमाणु त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, आर ए प्लस आर बी, 2 का भाग लगा दो भाई। इस प्रकार हम अणु से औसत परमाणु त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आर ए प्लस आर बी और 2 का लगा दो भाग भाई, औसत परमाणु त्रिज्या निकल के आ जाएगी विद्यार्थी। तो समझ में तो आ रहा होगा मित्रों। तो चलें अगली और महत्वपूर्ण लाइन लिखिएगा आप, महत्वपूर्ण लिखाऊंगा आपकी बात है। तो परमाणु की त्रिज्या का परिकलन कैसे अणु से करेंगे भाई, जो एकल बंध से बंधित हो ऐसे ही करेंगे भाई। देखिएगा, लिखिएगा, महत्वपूर्ण लाइन लिखिएगा, महत्व जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। तो सामान्यतः एक परमाणु की औसत परमाणु त्रिज्या का परिकलन ऐसे अणु से किया जाता है जिसमें दो समान परमाणु एकल बंध से बंधित हूं भाई। ठीक है, तो एकल बंध से बंधित, सिंगल बॉन्ड, तो सामान्यतः एक परमाणु की औसत परमाणु त्रिज्या का परिकलन ऐसे अणु से किया जाता है जिसमें दो समान परमाणु एकल बंध से बंधित हों भाई। तो सिंगल बॉन्ड से बंधे होने चाहिए विद्यार्थी। तो सामान्यतः एक परमाणु की औसत परमाणु त्रिज्या का परिकलन ऐसे अणु से किया जाएगा जिसमें दो समान परमाणु एकल बंध से बंधित हो। एकल बंध से एक सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए रहने चाहिए भाई, इसी से श्रेष्ठ होगा है। तो श्रेष्ठ औसत परमाणु त्रिज्या का परिकलन किससे श्रेष्ठ होगा, जो एकल बंध से बंधित है परमाणु। ठीक है, तो एक उदाहरण देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो भाई एक क्वेश्चन ही बना लो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। N2 की परमाणु त्रिज्या का परिकलन
किस अणु से श्रेष्ठ होगा? तो भाई N2 की परमाणु त्रिज्या का परिकलन किस अणु से श्रेष्ठ होगा, मतलब सबसे अच्छा किस अणु से होगा? तो आपके लिए ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन देखिएगा। N2 से, बी ऑप्शन N2O5, सी ऑप्शन NH3 और डी ऑप्शन N2H4। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है विद्यार्थी है? तो N2 की परमाणु त्रिज्या का परिकलन किस अणु से श्रेष्ठ होगा? इससे, N2 से, या N2O5 से, या NH3 से, या फिर N2H4 से है? तो उस अणु से होगा, अभी अभी मैंने बताया था, जिसमें दो समान परमाणु सिंगल बॉन्ड से, मतलब एकल बंध से बंधित हों भाई। तो देखिएगा, इसको मैं खोल के लिख देता हूं। तो सिंगल बॉन्ड किसमें है? इसमें ही है विद्यार्थी। तो इससे ही श्रेष्ठ होगा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है सिंगल बॉन्ड, इसमें भी नहीं है NH3। तो किससे होगा? N2H4 से। तो आप जानते ही हैं इसमें नहीं है भाई, देख है, नहीं है ना। तो किससे होगा भाई? सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, उसी से श्रेष्ठ होगा। तो N2 की परमाणु त्रिज्या का परिकलन किससे होगा? N2H4 से। आ जाए तो यही करना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आगे चाल है। क्लास कैसी लग रही है मित्रों? अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबाएं भाई, और क्लास को अपने दोस्तों के लिए शेयर करें विद्यार्थी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो देखिएगा, अब देखते हैं हम क्या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा भाई, हेडिंग लगाओ अगली, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो नंबर 1, कोषों की संख्या। कोषों की संख्या, संख्या लिखो रे बाबा, संख्या। तो आप बताइए, कोषों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? है, परमाणु आकार घटेगा या फिर बढ़ेगा? है, तो देखिएगा, मैंने अभी बताया था, जैसे नाभिक है, ये पहला कोष, दूसरा, और फिर अगला। तो कोष बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। कोष जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? है,
साइज बढ़ेगा, है? समझ में आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है। कोष बढ़ेंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा विद्यार्थी। तो साइज किसके समानुपाती होगा? कोषों की संख्या के समानुपाती। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, साइज समानुपाती होगी n के, ठीक है? कोषों की संख्या के समानुपाती है। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या साइज के समानुपाती। दूसरी बात देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको बोलते हैं जेड इफेक्ट, हैं? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपोजिट नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है? व्युत्क्रम होता है। देखिए साइज समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती किसके? जेड इफेक्ट के। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज कम होगा, है? और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है तो साइज बढ़ेगा, ठीक है? तो ये क्या बता रहा हूं मैं? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो कोष बढ़ेंगे तो आकार बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज कैसा होगा भाई? परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। एक उदाहरण से समझेंगे इसको, प्रभावी नाभिकीय आवेश को। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिएगा, (2s1 2s2) ये लिथियम है। लिथियम का कितना होता है? 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। यही होता है 2s2 2p1। ये मैं क्या लिख रहा हूं भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, और तो क्या लिख रहा हूं? कोष 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4 है। अरे सही चल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं कर दिया? गलत। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही है क्या? टू p5 और 2s2 2p6, सही है बेटा? सही है ना? तो देखिएगा, कोष समान है विद्यार्थियों, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने से क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा भाई, हैं? कोष समान है और परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। देखिएगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज कम होगा, हैं? तो देखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर है
क्या हो रहा है विद्यार्थी? जेड इफेक्ट, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। कारण, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश इंक्रीज मतलब बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज, तो आकार कम हो जाएगा भाई। ठीक है, ये कारण है। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा विद्यार्थी। तो समझ में आया? दूसरा कारण क्या है? साइज किसके व्युत्क्रमानुपाती था? जेड इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आ गया क्या? आ गया होगा यार। तो देखिएगा, अब आगे चलें। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव है। शील्डिंग इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो हेडिंग लगाइएगा, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। तो पहले तो आप समझेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कौन सा पॉइंट था? परिरक्षण प्रभाव, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है विद्यार्थी, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। तो पहले तो आप समझेंगे होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये परमाणु का नाभिक है, ये कोश है भाई। अब इस कोश के इलेक्ट्रॉन और इस कोश के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और असमान में क्या होता है? जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें तो क्या होगा? आकर्षण होगा भाई, है? प्रोटॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो इनमें तो क्या होगा? आकर्षण होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? समान प्रकृति के, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन में, हैं? तो इससे क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। जैसे बाहरी कोश, ये बाहरी कोश है, हैं? वही आंतरिक कोश है भाई। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देना, प्रतिकर्षित करना, और इसके कारण क्या होता है? साइज बढ़ जाता है भाई, बड़ा हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देना है, जिससे साइज में क्या डिफरेंस आएगा? साइज बढ़ जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो आपके समझ में आ गई है? तो लिखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट को लिखिएगा। किसी परमाणु में
लिखिएगा, किसी परमाणु में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा, लिखिएगा मैं बोल देता हूं, किसी परमाणु में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा भारी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देना, भारी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देना, जिससे साइज बढ़ जाता है, इसी को परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो फिर आइए अब समझते हैं अब क्या होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट साइज के कैसा होगा भाई, समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती, बताइए। हैं, तो ये तो साइज बढ़ा रहा है भाई, हैं, साइज के समानुपाती होगा शील्डिंग इफेक्ट। लिख लीजिएगा, ये तीसरा कारण है भाई। एक लाइन और लिखिएगा महत्वपूर्ण, परिरक्षण प्रभाव डी ब्लॉक के तत्वों में देखने को मिलता है विद्यार्थी। तो मैंने आपके लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ाए थे, तो लिखिएगा लाइन को, परिरक्षण प्रभाव डी ब्लॉक के तत्वों में देखने को मिलता है विद्यार्थी। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या है, आकार परिरक्षण प्रभाव के कारण समान सा ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। ठीक है, और एक कारण और लिखिए भाई, साइज को प्रभावित करेगा। ये तो समझ में आया ना, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा भाई, खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ। अब खींच के रखेगा तो साइज सिकुड़ जाएगी भाई, कम हो जाएगी, हैं? आवेश ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, साइज को बड़ा बना देगा भाई। एक कारण और देखिएगा, साइज समानुपाती होगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेज और व्युत्क्रमानुपाती होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ गया होगा इससे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे ये सोडियम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये Na+ है। अब बताइए इसका साइज और इसका साइज, कौन से का साइज बड़ा होगा भाई? तो आप जानते हैं, एक उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार सदैव ही छोटा होता है। और क्यों होता है देखिएगा, इसका क्या होता है, 11 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं विद्यार्थियों, 11। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं यहां पर, 11। यहां पर देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, एक कम है गया भाई, तो ये खींच कर रखेगा, साइज कम हो जाएगी, है। तो यहां पर क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट इंक्रीज, तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो साइज कम हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, समझ में आया होगा।
इस एग्जाम्पल से। तो लिखिएगा इसमें, इस एग्जाम का ऊपर ही लिख लेना। तो सामान्यतः एक उदासीन परमाणु की तुलना में एक धनायन का आकार कैसा होता है? सदैव ही छोटा होता है विद्यार्थी। कारण जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा और साइज कम। ठीक। अगली और महत्वपूर्ण लाइन देखिएगा, एक ऋणायन का आकार सदैव ही उदासीन परमाणु से बड़ा होता है विद्यार्थी। देखेंगे जैसे एक क्लोरीन है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो Cl माइनस है। तो देखिएगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं बताइए। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, बताओ कोई है? 17 होता है भाई, 17। तो प्रोटॉन 17 और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 17। अब यहां पर देखिए प्रोटॉन कितने हो गए? 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 18 हो गए हैं। तो कोष बढ़ रहे हैं भाई। तो क्या हो गया यहां पर? प्रभावी नाभ की आवेश कम, जेड इफेक्ट डिक्रीज, तो साइज बढ़ जाएगा भाई। तो समझ में आ रहा होगा। तो लिखिएगा, एक ऋणायन का आकार सदैव ही एक उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। कारण क्या होता है? प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा, प्रभावी नाभ की आवेश कम, जेड इफेक्ट कम, तो साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया हुआ इससे है भाई? समझ गए क्या? तो दोस्तों कैसी लगी क्लास बताइए, कमेंट करके बताएं, अवश्य बताएं विद्यार्थी। अपने दोस्तों को भाई शेयर करें इस क्लास को। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं विद्यार्थी। हाँ, तो मैं यहां पर ही क्लास को विराम देता हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।